हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एनसीईआरटी का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। इसके पिछले तीसरे वीडियो में मैंने आपको C3 साइकिल बता दिया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि C3 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद जो है 3PGA यानी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, जो कि 3 कार्बन का बना हुआ है, 3 कार्बन परमाणुओं से बना हुआ अणु है, इसलिए हम उसको C3 साइकिल कहते हैं। और उसमें एक और बड़ी विशेषता देखा था हमने कि उसमें जो CO2 का ग्राही अणु होता है वो 5 कार्बन वाला होता है, रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन वाला है। जैसे 5 कार्बन का एक शुगर है, उसमें 1 कार्बन CO2 का, टोटल 6 कार्बन, फिर वो 3-3 कार्बन के 2 अणु में टूट जाता है, जिसको हम 3PGA कहते हैं, वो प्रथम स्थायी पदार्थ है। ये सब चीज़ें हमने C3 साइकिल में देख लिया है। अब हम बात करेंगे C4 साइकिल। तो C4 साइकिल के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बताया था कि इसका जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, जो कि 4 कार्बन वाला परमाणु है, और इसका जो CO2 को ग्रहण करने वाला जो अणु है वो 3 कार्बन वाला है। तो 3 कार्बन प्लस CO2 का 1 कार्बन, टोटल 4 कार्बन, सीधे सीधे ये बनता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो C4 पौधे हैं ये गर्म क्षेत्रों के लिए, ट्रॉपिकल एरिया के लिए ही ज़्यादा अनुकूलित होते हैं, इसलिए ये पौधे ज़्यादातर हमारे एरिया में, भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं, इस तरह के गर्म एरिया में। ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये चूँकि गर्म एरिया में पाए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पानी की कमी भी होती है, तो ये पानी की कमी को भी बर्दाश्त करते हैं। कारण ये है कि इनमें पानी का नुकसान जो है, वाटर लॉस, ये बहुत कम होता है। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, C4 साइकिल के बारे में। तो C4 चक्र या C4 पथ है ना। C4 पथ जैसा कि पहले बताया गया है कि पौधे जो शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनमें C4 पथ होता है। इन पौधों में CO2 को यौगिकीकरण का पहला उत्पाद यद्यपि C4 ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल होता है, फिर भी इनके मुख्य जैव संश्लेषण पथ में C3 पथ अथवा केल्विन चक्र ही होता है। ये चीज़ें भी मैंने तीसरे वीडियो में बताया है कि C4 पौधों में भले ही C4 साइकिल भी चलता है, लेकिन उनमें C3 साइकिल भी चलता है, और इसके परिणाम स्वरूप ये है कि इनमें भी कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, जो शुगर है उसका संश्लेषण जो होता है वो C3 चक्र के द्वारा ही होता है। C4 चक्र उसमें सिर्फ एक सहायक चक्र है जो हवा से, वातावरण से CO2 को ग्रहण करके चक्र में भेजने का कार्य करता है, सिर्फ ये उसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है। तब फिर से C3 पौधों से किस प्रकार से भिन्न है, यह एक प्रश्न है जिसे आप पूछ सकते हैं। तो C3 पौधों से कई बातों में भिन्न है। पहला ये, जैसा मैंने बताया कि ये गर्म क्षेत्रों के लिए, पानी कमी वाले एरियो के लिए अडॉप्टेड है। दूसरा कि ये CO2 को ग्रहण करने के लिए स्पेशल चक्र चला रहे हैं, C4 चक्र। इसी कारण से हवा से ज़्यादा आसानी से ग्रहण कर पाते हैं CO2 को, ज़्यादा उसमें ताकत होती है CO2 ग्रहण करने की। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हैं जिनको हम धीरे धीरे यहाँ पर और समझेंगे। C4 पौधे विशिष्ट हैं। इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की सारिकी होती है जिसे हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। तो क्रेंज एनाटॉमी क्या है, इसको हम, ये C4 पौधों की ये पत्ती की खड़ी काट है, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने पत्ती की संरचना के बारे में आपको बताया है कि मान लो ये पत्ती है, तो इसके सबसे ऊपर की सतह एपिडर्मिस, नीचे की सतह एपिडर्मिस, और बीच की जो कोशिकाएं हैं वो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, कोई भी पत्ती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे एपिडर्मिस और बीच में ये मीजोफिल कोशिकाएं हैं। तो इन मीजोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये तो हम पहले भी देखे हैं, जो C3 पौधे हैं उनमें भी देखे हैं। लेकिन C4 पौधों में एक और विशेषता जो है वो ये है कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं, जाइलम फ्लोएम, ये वस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम, जिसको संवहन ऊतक कहते हैं। तो संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम के चारों ओर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। क्या कहते हैं इनको? बंडल शीथ सेल्स, यानी पूल आक्षाद कोशिकाएं, पूल आक्षद कोशिकाएं, जो संवहन पुलों को चारों तरफ से आच्छादित करते हैं, उनको कवर करते हैं। ठीक है। तो ये बंडल शीथ यानी पूल आक्षद कोशिकाएं होती हैं, कुछ C3 पौधों में भी होती हैं, लेकिन C4 पौधों में इनकी एक बड़ी विशेषता ये है कि इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट देख रहे हैं आप, ये सिर्फ C4 पौधों के ही बंडल शीथ में पाई जाती हैं।
ये C3 पौधों में नहीं पाई जाती। ठीक है, अब इसमें एक और विशेषता समझिए कि इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं इनमें ग्रेना नहीं पाए जाते, सिर्फ स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमेली पाए जाते हैं। मतलब जो पटलिकाएं गड्डी में रहती हैं जिनको हम ग्रेना पटलिकाएं कहते हैं वो यहाँ पर नहीं होती हैं, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रोमा की पटलिकाएं होती हैं। तीसरी विशेषता ये है, देखिए कि यहाँ पर C3 और C4 दोनों चक्र चलते हैं, C4 चक्र और C3 चक्र दोनों चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो C4 चक्र इनमें मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में और C3 चक्र इनके बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में चलते हैं। जरा विशेष ध्यान देंगे, C4 पौधों का C4 चक्र मीजोफिल कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें, और C3 चक्र बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में चलता है। जबकि अगर आप C3 पौधों की बात करते हैं जिसमें केवल एक ही चक्र पाया जाता है तो वहां पर C3 चक्र मीजोफिल की ही क्लोरोप्लास्ट में चलती है, जबकि यहां पर मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में C4 चक्र चल रहा है। दोनों चेंज हो जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप। C3 पौधों का C3 चक्र मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में, C4 पौधों का C4 चक्र मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में। मतलब मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में वो चक्र जिस प्रकार का पौधा है, C3 पौधा है तो C3 चक्र, C4 पौधा है तो C4 चक्र। और इसका जो C3 चक्र है वो इन क्लोरोप्लास्ट में चलते हैं, जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें चलते हैं। ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि C3 चक्र चलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जाइलम फ्लोएम है तो जाइलम से इनको जल की पूर्ति आराम से होते रहती है। चूँकि ये मरुस्थली पौधे हैं, थोड़े से सूखे एरिया में भी रहते हैं, तो बाकी कोशिकाओं में पानी की कमी हो सकती है, लेकिन चूँकि ये जाइलम के पास वाली कोशिकाएं हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जल की आपूर्ति इनके पास होते रहती है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर C4 चक्र जो है वो मीजोफिल में और C3 चक्र यहाँ पर चलते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पर बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ डार्क रिएक्शन का C3 साइकिल चलता है। लाइट रिएक्शन का अचक्री नहीं चलता, चक्री तो इनमें भी चलता है। चक्री इसलिए चलता है क्योंकि इनको ATP की जो अतिरिक्त आवश्यकता है वो यहाँ पर चक्री फोटोफास्फोराइलेशन द्वारा होता है। ये सब चीज़ें मैं दूसरे और तीसरे वीडियो में अच्छे से बताया हूँ, आप देख लीजिएगा पहले उसको। तो चक्री फोटोफास्फोराइलेशन जो है वो यहाँ पर बंडल शीथ में इसलिए चलता है कि उससे अतिरिक्त ATP की आपूर्ति होती है। दूसरी बात यह है कि ये चलाने के लिए जो स्ट्रोमा लैमेली चाहिए, स्ट्रोमा पटलिकाएं चाहिए, वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन अचक्री चलाने के लिए जो ग्रेना लैमेली या ग्रेना थाइलेकोइड चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अचक्री नहीं चलता। मतलब NADPH2 ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बनता। यहाँ पर जो NADPH2 ऑक्सीजन है सिर्फ मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में होता है और वो यहाँ से बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में आकर के डार्क रिएक्शन चलाते हैं। तो यहाँ पर जो C4 पौधे हैं उनमें दो प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक तो है आपका मीजोफिल सेल के अंदर मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट जिसमें C4 साइकिल चलता है, और दूसरा ये बंडल शीथ के अंदर बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट जिसमें C3 साइकिल चलता है। तो इनको विशेष ध्यान रखेंगे, इसको हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। C4 पौधों में पाए जाने वाला एक स्पेशल एनाटॉमी है जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, ये C3 पौधों में नहीं पाया जाता ये एनाटॉमी जो है। ठीक है, ये सिर्फ C4 पौधों की विशेषताएं हैं, तो इसको जरा आप विशेष ध्यान रखेंगे कि किसमें क्रेंज टाइप का एनाटॉमी पाया जाता है। ठीक है, ऐसा है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। C4 पौधे विशिष्ट हैं, इनकी पत्तियों में एक विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है। ये उच्च ताप को सहन कर सकते हैं, ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं, उनमें प्रकाश शोषण प्रक्रिया नहीं होती और उनमें जैवभार अधिक उत्पन्न होता है। ये एक बड़ी विशेषता आप ध्यान रखेंगे। मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा जिक्र किया था इसका। प्रकाश शोषण एक हानिकारक प्रक्रिया है और ये हानिकारक प्रक्रिया सिर्फ C3 पौधों में होता है, C4 पौधों में नहीं होता है।
और हानिकारक प्रक्रिया के कारण से, प्रकाश श्वसन के कारण से जो C3 पौधे हैं उनका प्रकाश संश्लेषण से बनने वाला उत्पाद कम हो जाता है, 10% से 40% तक कमी आ जाती है। इसलिए C4 पौधों का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसलिए आप गन्ना देखिए उसमें पूरा शुगर ही शुगर भरा है, मक्का देखिए तो उसके भी दाने बड़े होते हैं, है ना। तो इनका उत्पादन क्षमता अधिक होती है, ये कम CO2 को भी ग्रहण कर सकते हैं और प्रकाश की अधिक मात्रा का भी उपयोग ये कर सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझें। आइए C3 तथा C4 पत्तियों की खड़ी काट का अध्ययन करें। क्या आपने इन दोनों में कोई अंतर देखा है? तो मैंने अभी आपको दिखाया अंतर, दिखने में एक जैसे रहेंगे, जो अभी हमने देखा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, बस ये वाले क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे C3 पौधों में, और C3 पौधों में हो सकता है कि आपको ये भी कुछ पौधों में बंडल शीट जो सेल्स हैं वो भी ना देखने को मिले, बाकी सब चीज़ें तो वैसे ही देखने को मिलती हैं। क्या दोनों में एक ही प्रकार के पर्णमध्योतक हैं? क्या इनके संवहनी पुलाक्षादत के आसपास एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें थोड़ा अंतर होता है, इनके अरेंजमेंट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? यहाँ पर जो C4 पौधे हैं उनके मीजोफिल सेल एकदम ऊपर से नीचे तक पैक एकदम भरे होते हैं, एकदम पैकली भरे होते हैं। लेकिन जो C3 पौधे हैं उनमें जो लीफ है, जैसे लीफ है तो उसके कुछ लेयर की कोशिकाएं तो बढ़िया एकदम पैकली भरे होते हैं, लेकिन नीचे के कुछ लेयर जो स्तर हैं उनकी कोशिकाएं थोड़ी दूर दूर होती हैं। तो जो पैकली भरे होते हैं, मान लो ऊपर की इतनी कोशिकाएं पैकली भरी हैं तो उन्हें हम पैलिशेड कहते हैं, ठीक है, पैलिशेड या खंभ ऊतक कहते हैं। और नीचे के इतनी जो लेयर हैं, मान लो ये थोड़ी दूर दूर कोशिकाएं होती तो इसे हम स्पॉन्जी कहते हैं, स्पॉन्जी। तो ये भी एक विशेषता है कि C3 पौधों में पैलिसेड और स्पॉन्जी दो प्रकार के होते हैं, जबकि C4 पौधों में ये गैप्स नहीं होते, स्पॉन्जी नहीं होते, ये कंप्लीटली पैक्ड ही होते हैं। ये एक और बड़ी विशेषता मैंने आपको बताई। C4 पौधों की संवहन बंडल के चारों ओर स्थित बृहद कोशिकाएं पुलाक्षाद या बंडल शीत कोशिकाएं कहलाती हैं, और पत्तियां जिनमें ऐसी शारीर होती हैं उन्हें क्रैंच शारीर वाली पत्तियां कहते हैं। तो शारीर का मतलब मैंने आपको बताया है, मैंने इसके भी वीडियो बनाए हैं पुष्पी पादपों का शारीर करके। शारीर का मतलब एनाटॉमी, और एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिक संरचना, जो उसके कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, उनकी कैसी संरचनाएं हैं, इसको हम शारीर में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैंच एनाटॉमी क्या है मैंने आपको बताया। क्रैंच का अर्थ होता है छल्ला या घेरा। तो आपने देखा वहाँ पर कि जो संवहन ऊतक है उसके चारों तरफ एक घेरा बनाए हुए हैं, उन्हीं को अपन बंडल शीत सेल्स कहते हैं, पुलाच्छाद, ठीक है। चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में होती है इसलिए हम इसको क्रैंच कहते हैं। संवहन बंडल के आसपास पुलाच्छाद कोशिकाओं की अनेकों परतें होती हैं, इनमें बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये इसी की बात कर रहे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये भी मैंने आपको बताया कि C3 पौधों में तो मीजोफिल सेल्स के बीच बीच में थोड़ी अवकाश होती है, लेकिन जिसको स्पॉन्जी कहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप C4 पौधों जैसे मक्का अथवा ज्वार की पत्तियों का एक भाग काटो ताकि क्रैंच शारीर पर्णमध्योतक तक देख सकें, ठीक है। तो मक्का है, ज्वार मतलब सोरघम है ना, और आपका शुगर केन है, गन्ना है ना, एमेरेंथस यानी चौलाई भाजी है, एकाइरेंथस है, ये सब चीज़ों को आप देख सकते हो काट के। अपने आसपास के विभिन्न स्पीसीज के पेड़ों की पत्तियां एकत्र करें और उनकी पत्तियों की खड़ी काट लें। सूक्ष्मदर्शी से इनके संवहन बंडल पूल के आसपास पुलाच्छाद कोशिकाओं को देखें। पुलाच्छाद की उपस्थिति C4 पौधों को पहचानने में आपकी सहायता करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पुलाच्छाद है, बंडल शीत कोशिकाएं हैं, ये आपको C4 पौधों में ही देखने को मिलेगा। C3 पौधों में अगर कहीं पर है भी तो उसमें उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये बड़ी विशेषताएं सिर्फ C4 पौधों में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम जो है C4 चक्र का अध्ययन करेंगे, जो अगले यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए। तो C4 चक्र और C3 चक्र दोनों चक्र चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है।
मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में C4 चक्र चलता है और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में आपका चलता है C3 साइकिल। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि C4 चक्र में हम केवल CO2 को ग्रहण करते हैं और उसको C3 चक्र में भेज देते हैं, जो कि बंडल शीथ में चलता है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि आपकी जो प्रकाश अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन, वो भी केवल मीजोफिल सेल के ही क्लोरोप्लास्ट में चलता है। तो वहाँ से भी NADPH2 वगैरह हम भेज देते हैं बंडल शीथ सेल में। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट है, पर्णमध्योतक की क्लोरोप्लास्ट है, और ये पुलाच्छाद यानी बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C4 चक्र और यहाँ पर C3 चक्र चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए C4 चक्र कैसे चलता है, जरा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लिखा है C3 अम्ल। आपको मैंने दूसरे वीडियो में बताया था, आपको ध्यान होगा कि C4 चक्र में जो पहला स्थायी पदार्थ है वो 4 कार्बन वाला है, लेकिन CO2 को ग्रहण करने वाला 3 कार्बन होता है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए C3 अम्ल, और ये C3 अम्ल होता है, ये होता है पायरविक एसिड, ठीक है। ये C3 अम्ल होता है पायरविक अम्ल, ये होता है जो 3 कार्बन वाला होता है पायरविक अम्ल, ठीक है। अब ये जो पायरविक अम्ल है ये क्या करेगा, ये ATP से फॉस्फेट ग्रहण करेगा। ATP से फॉस्फेट जब ग्रहण करता है तो ये हो जाता है फास्फोइनोल पायरवेट, फास्फोइनोल पायरवेट हो जाता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रहण करके फास्फोइनोल पायरवेट हो जाता है। अब देखिए ये जो फास्फोइनोल पायरवेट है, जो वास्तव में पायरविक एसिड है, फॉस्फेट वाला 3 कार्बन वाला, अब इसमें CO2 प्रवेश करेगा हवा से, हवा से CO2 प्रवेश करेगा, और यहां पर इसको कार्बोक्सिलेशन कराने का काम होता है पेपकेज एंजाइम का, पेपकेज एंजाइम, और ये एंजाइम कहलाता है फास्फोइनोल पायरवेट कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरवेट कार्बोक्सिलेज। तो पेपकेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है और CO2 को ग्रहण कराता है और उससे यौगिकीकरण होता है, और यौगिकीकरण से C4 अम्ल यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अम्ल बनता है। फिर से बता रहा हूँ, 3 कार्बन वाला है पायरविक एसिड, इसमें पहले ATP से फॉस्फेट डालते हैं, ATP से फॉस्फेट डालेंगे तो PEP बनेगा, जिसको हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरवेट। फिर इसमें हम एक CO2 डालेंगे, तो CO2 डालने से फिर ये बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि 4 कार्बन वाला है। तो पहला स्थायी पदार्थ है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला, लेकिन CO2 को ग्रहण करने वाला ये 3 कार्बन वाला है, जो कि फास्फोइनोल पायरवेट है। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये एक्चुअली पहले तो मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड बन के ये देखिए मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में चल रहा था, वो अब बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा, और चला जाने के बाद इसमें से CO2 मुक्त होकर के फिर से C3 अम्ल बन जाता है, और C3 अम्ल वापस यहाँ आ जाता है फिर से काम करने के लिए। तो C4 अम्ल मैलिक एसिड के रूप में यहाँ आता है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का मुक्त हो जाना, और ये C3 साइकिल C3 बन जाता है, जिसको हम पायरविक एसिड कहते हैं, जो यहाँ आ जाता है फिर से यूज होने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो CO2 हमने मुक्त किया है वो इसमें C3 साइकिल चलाने में यूज होगा। मतलब C4 साइकिल में हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि CO2 को हम ग्रहण कर रहे हैं, CO2 को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो किस में रिसीव कर रहे हैं, पायरविक एसिड में रिसीव कर रहे हैं, जो 3 कार्बन वाला है, जिसको पहले फास्फोइनोल पायरवेट बनाए, फिर इसमें CO2 को हमने ऐड किया, CO2 को ऐड करने के बाद इसमें C4 अम्ल बना जो कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल है, फिर इसको नीचे लाए, मतलब नीचे का मतलब ये बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में लाए, और वहाँ पर इससे हम CO2 को मुक्त कराए, और ये CO2 C3 साइकिल में यूज हुआ, और CO2 मुक्त होने से फिर से 3 कार्बन वाला अम्ल बन के पायरविक अम्ल बन के यहाँ आ गया। इस तरह से ये C4 चक्र C3 चक्र के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या है देखिए, यहाँ पर पहले है
परिवहन हुआ, C3 अम्ल आया। पुनरुद्भवन में हम क्या करते हैं, C3 अम्ल का फास्फोराइलेशन कराते हैं, मतलब इसमें फास्फेट डालते हैं, फिर इसमें CO2 डालते हैं तो कार्बोक्सिलेशन यानी यौगिकीकरण हुआ, फिर इसका परिवहन किया, परिवहन करके इसका CO2 मुक्त कराया, डिकार्बोक्सिलेशन, और फिर इसका परिवहन किया। तो ये सब अवस्थाओं में ये पूरा होता है। क्योंकि इसको हैच एंड स्लेक नाम के साइंटिस्ट ने डिटेल बताया था, इसलिए इसको हैच एंड स्लेक पाथवे या साइकिल हम इसको कहते हैं। चित्र 13.9 में दिखाए गए पथ का अध्ययन करें। इस पथ को हैच एंड स्लेक पथ कहते हैं। यह भी एक चक्रीय प्रक्रिया है। आइए हम चरणों को समझते हुए पथ का अध्ययन करें। तो पथ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे चलता है, ठीक है। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन वाला अणु फास्फोइनोल पायरवेट होता है, PEP है, ये मैंने कई बार बताया आपको, और वह पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में स्थित होता है, क्योंकि यहीं पर C4 साइकिल अभी चलेगा। इस यौगिकीकरण को पेप कार्बोक्सिलेज अथवा पेपकेस नामक एंजाइम संपन्न करता है। तो अभी मैंने चक्र में लिख के बताया आपको कि यहाँ पर हवा से CO2 को ग्रहण करने का काम पेपकेस करता है, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होने के कारण से हवा में कम CO2 होने पर भी वो अवशोषित कर सकता है CO2 को, इसलिए ज़्यादा पावरफुल है वो। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, जो C3 साइकिल में काम आता है वो यहाँ पर नहीं है, जो C4 साइकिल में काम आता है वो यहाँ पर है। C4 अम्ल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में निर्मित होता है, क्योंकि यहीं पर C4 साइकिल हमारा चला है। तो मेरे हिसाब से आप C4 साइकिल को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद ये पर्ण मध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल जैसे मैलिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल बनाते हैं, जो कि पुलाच्छादित कोशिकाओं में चले जाते हैं। पुलाच्छादित कोशिकाओं में यह C4 अम्ल विघटित हो जाता है, जिससे CO2 तथा एक 3 कार्बन अणु मुक्त हो जाते हैं। 3 कार्बन अणु जो कि पायरविक एसिड है, पर्ण मध्योतक में वापस आ जाता है, जहां यह पुनः पेप में जाता है और इस तरह से यह चक्र पूरा होता है। देखिए आपका जो चित्र यहाँ पर छपा हुआ है NCERT में, उस चित्र में ये सारी चीज़ों को नहीं लिखा है जो यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन चित्र में बताते समय मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और उसको आप जरा ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार और रिवाइंड करके पढ़ लेंगे अगर आपको ये समझने में दिक्कत होगा तो। पुलाच्छादित कोशिका से निकली CO2 केल्विन पथ अर्थात C3 में प्रवेश करती है। केल्विन C3 चक्र एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है, चाहे वो C3 पौधा है या C4 पौधा है। पुलाच्छादित कोशिकाओं में पुलाच्छादित कोशिका रुबिस्को से भरी होती है, परंतु पेपकेस नहीं होता। क्योंकि यहाँ C3 साइकिल चलता है इसलिए ये होता है, C4 साइकिल नहीं चलता इसलिए ये नहीं होता है। अतः मौलिक पथ केल्विन पथ, जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, वह C3 और C4 पौधों में समान रूप से होता है। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए कि इन पौधों में भी शर्करा का निर्माण C3 पथ से ही होता है, C4 पथ से नहीं होता। क्या आपने ध्यान दिया कि केल्विन पथ सभी C3 पौधों की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, C4 पौधों में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में संपन्न नहीं होता, किंतु पुलाच्छादित कोशिकाओं में केवल कारगर होता है। यह भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि C3 पौधों में C3 चक्र पर्ण मध्योतक में और C4 पौधों में C4 चक्र पर्ण मध्योतक में। यह एक बहुत बड़ी बात है जो आपको विशेष ध्यान देके रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रकाश श्वसन, जिसके बारे में हम दूसरे वीडियो और इस वीडियो में भी हम चर्चा किए थे। इसको जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। प्रकाश श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिन में चलती है, एक हानिकारक प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग CO2 को मुक्त करते हैं, इसलिए श्वसन कहलाता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति पौधे को नहीं होती है। ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया केवल C3 पौधों में चलती है, C4 पौधों में नहीं चलती है। ऐसा इसलिए होता है कि हवा में दिन में जब तेजी से प्रकाश संश्लेषण चल रही है तो हवा में CO2 की मात्रा कम हो जाती है और O2 की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण से C3 पौधों को CO2 को ग्रहण करने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि CO2 की मात्रा कम हो गई हवा में।
क्योंकि उसका जो रुबिस्को एंजाइम है वो उतना शक्तिशाली नहीं है कि कम मात्रा में CO2 रहे तब भी ग्रहण कर सके, इतना शक्तिशाली नहीं है। इसके कारण से C3 पौधे CO2 को हवा से उतना आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि उनमें एक हानिकारक प्रक्रिया चालू हो जाती है जो ऑक्सीजन का उपयोग करने लगती है, और वही रुबिस्को एंजाइम उसकी सहायता करता है। इसलिए उसका नाम है RUBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। और परिणाम यह होता है कि C3 पौधों में बना हुआ जो प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ जो शर्करा है वो उसमें यूज होने लगता है, और उससे उसको नुकसान उठाना पड़ता है। 10% से 40% तक नुकसान हो जाता है C3 पौधे को। लेकिन C4 पौधों में क्यों नहीं चलता है प्रकाश श्वसन? उसका कारण यह है कि C4 पौधों में हवा से CO2 ग्रहण करने का काम C4 चक्र कर रहा है, और उसमें जो एंजाइम है उसका नाम है पेपकेज। और पेपकेज एंजाइम बहुत शक्तिशाली एंजाइम है जो कि बहुत कम CO2 को भी हवा से खींचने में सक्षम है, और इसके कारण से वो प्रकाश श्वसन चलने ही नहीं देता है, वो प्रकाश संश्लेषण ही चलाते रहता है क्योंकि CO2 पर्याप्त खींचते रहता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ओटो वारबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने इसको ग्रीन एल्गी, एक हरा शैवाल है क्लोरेला, उसमें देखा था। इसलिए इसको वारबर्ग्स इफेक्ट भी कहा जाता है, वारबर्ग्स प्रभाव भी कहा जाता है। बाद में डेकर और टायो नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया था, प्रकाश श्वसन के बारे में। अब प्रकाश श्वसन जो है कोशिका के 3 कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों में मिलके पूर्ण होते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रकाश श्वसन कैसे चलता है, लेकिन मैंने इसका अलग से वीडियो एक बनाया हुआ है जिसमें इसका डिटेल बताया हूँ। यहाँ पर NCERT में जितना है वो मैं आपको जरूर बताऊँगा। आइए हम एक और प्रक्रिया प्रकाश श्वसन को जानने का प्रयत्न करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसको C2 चक्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक उत्पाद बनता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, और ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो 2 कार्बन वाला होता है। उसका फार्मूला होता है OH CO COOH, ये इसका फार्मूला होता है। इसलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं क्योंकि 2 कार्बन वाला है ग्लाइकोलिक एसिड। एक और प्रक्रिया प्रकाश श्वसन को जानने का प्रयत्न करते हैं जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करता है, क्योंकि C4 पौधों में नहीं चलता है। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पथ के प्रथम चरण अर्थात CO2 स्थिरीकरण के पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। यह वह अभिक्रिया है जहां पर RUBP कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन कर 3PGA के 2 अणुओं का गठन करता है और एक एंजाइम रिबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस के द्वारा उत्प्रेरित होता है, रुबिस्को एंजाइम। पहले चरण में ही हमने देखा था C3 साइकिल में कि RUBP में CO2 प्रवेश करता है और इस CO2 को रुबिस्को प्रवेश करा करके यहाँ पर 2 अणु 3PGA का बनाता है, 2 अणु बनाता है 3PGA का, क्योंकि ये 5 कार्बन और 1 कार्बन 6 कार्बन, तो 3-3 कार्बन के 2 अणु बनाता है। ये रुबिस्को एंजाइम ये कम पावरफुल है CO2 को ग्रहण करने के लिए, ये दिक्कत है। रुबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है। आपको आश्चर्य होगा क्यों? क्योंकि रुबिस्को सभी प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं और सभी हरे जगहों पे पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, चाहे वो C3 पौधा है कि C4 पौधा है, उसमें रुबिस्को तो रहेगा ही। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, ये सब चीज़ें है ये रुबिस्को। और इसका यह गुण है कि इसकी सक्रिय जगह CO2 एवं O2 दोनों से बाधित हो सकता है। मतलब कि रुबिस्को CO2 को भी ग्रहण कर सकता है और O2 को भी ग्रहण कर सकता है, और अगर O2 को ग्रहण करने लगा तो ये प्रकाश श्वसन चला देगा, और CO2 को ग्रहण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण चलाएगा। इसलिए इसको रुबिस्को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे संभव है? मैंने अभी जो बताया वही उसका कारण संभव। जब CO2 O2 का अनुपात लगभग समान होता है, रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है। मतलब अगर CO2 ज़्यादा है, मतलब अमाउंट में पर्याप्त है, तो वो CO2 को ग्रहण करना चाहेगा।
कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता। यह आबंधता प्रतियोगितात्मक है, मतलब अगर O2 ज़्यादा हो गया तो O2 जुड़ेगा, CO2 ज़्यादा हो गया तो CO2 जुड़ेगा। O2 अथवा CO2 इनमें से कौन आबद्ध होगा, यह उनकी सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करता है। C3 पौधों में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बंधित होता है, अतः CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBp 3PGA के अणुओं में परिवर्तन होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में एक फास्फोग्लिसरेट अणु तथा फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं, जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। तो CO2 से जुड़ के 3PGA बनाना था, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो फास्फोग्लिसरेट का एक अणु और फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाता है, इसी को प्रकाश श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और ATP का संश्लेषण नहीं होता, बल्कि इसमें ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है। तो एक तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपयोग हो रहा है, CO2 निकल रहा है, दूसरा ATP बनने की बजाय ATP का उपयोग हो रहा है, इसलिए सब तरफ से नुकसान ही है इसमें। प्रकाश श्वसन पथ में ATP अथवा NADPH2 का संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश श्वसन के जैविक कार्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। भाई पौधा ऐसा क्यों करता है, उसने इस चीज़ को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, इसका क्या उपयोग है पौधे में, ये चीज़ नहीं पता है अभी तक। तो यही लगता है कि ये एक पूरी तरह से हानिकारक प्रक्रिया है। अब दोनों में अंतर क्या क्या है देखिए, ठीक है, इनमें से चुनना है अपने को। तो पहला है वह कोशिका प्रकार जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है। तो C3 पौधों में पर्ण मध्योतक में केल्विन चक्र चलता है और C4 पौधों में केल्विन चक्र पुलाच्छाद में चलता है, ठीक है, ऐसा समझिए। इन दोनों को लिखना है, यहाँ पर पर्ण मध्योतक लिखना है और यहाँ पर पुलाच्छाद लिखना है, यही इसमें करना है, समझ रहे हैं, मतलब छांट छांट के इसमें से इसमें लिखना है। वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटित होती है, मतलब CO2 सबसे पहले किस कोशिका में प्रवेश करती है, तो इसमें पर्ण मध्योतक में प्रवेश करती है और इसमें भी पर्ण मध्योतक में ही प्रवेश करती है, क्योंकि इसमें C4 चक्र पर्ण मध्योतक में, यहाँ पर C3 चक्र पर्ण मध्योतक में, और दोनों में यहीं पर CO2 प्रवेश करता है। एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो CO2 का यौगिकीकरण करती हैं, तो इसमें एक होता है केवल पर्ण मध्योतक, इसमें दो होता है पर्ण मध्योतक और मेसोफिल पुलाच्छाद, ठीक है, ऐसा है। CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है, इसमें होता है RuBp और इसमें होता है इसमें होता है PEP कार्बोक्सिल, PEP है ना, फास्फोइनोल पायरुवेट होता है। तो ये इसमें और ये इसमें, ठीक है। प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन होते हैं, तो इसमें 5 कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं, 5 और 3 कार्बन। CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा है, तो इसमें 3PGA है और इसमें OAA है। तो 3PGA और OAA ये प्राथमिक उत्पाद हैं। CO2 स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन हैं, तो इसमें 3 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है। तो ऐसा करके आप इनको लिखेंगे कि किसमें क्या आना है, इस चीज को आप इसमें दिखाएंगे। और क्या पौधे में रुबिस्को होता है, तो हाँ दोनों में होता है, इसमें भी रुबिस्को है, इसमें भी रुबिस्को है। क्या पौधे में पेपकेज होता है, तो C3 पौधा, यहाँ पर C3 है ना, यहाँ पर C4 पौधा लिख रहे हैं पर, तो C3 पौधे में पेपकेज नहीं है, इसमें पेपकेज है। पौधे में किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है, तो रुबिस्को इसके पर्ण मध्योतक में और इसके पुलाच्छाद में, ये इसमें और ये इसमें होता है। उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 के यौगिकीकरण की दर इसमें उच्च हो जाती है, इसमें भी उच्च होती है, उच्च प्रकाश में उच्च होती है, दोनों में। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है, तो नगण्य होता है, निम्न प्रकाश में तो नगण्य होगा, इसमें कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं होगा। हालांकि उसमें लिखा नहीं है क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है, तो इसमें भी नहीं होता और इसमें भी नहीं होता, एक्चुअली ये तो है बात। क्या उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है, तो हाँ उच्च होता है और यह नगण्य, नहीं के बराबर नहीं होता। क्या निम्न CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होता है, तो हाँ उच्च होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है।
क्या उच्च CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होता है? तो नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है। अनुकूलतम तापमान कम होता है इसका ज़्यादा होता है। तो इसमें पहले वाले में ये आएगा, यानी कि C3 पौधों में, और C4 पौधों में ये आएगा, उच्च प्रकाश, उच्च तापमान। उदाहरण क्या क्या है? हाँ, उदाहरण में आप यहाँ पर लिख लेंगे, मैज है ना, सुगर केन है, एमेरेंथस, एकाइरेंथस, ये सब हैं। और इसमें आपका चावल है, गेहूं है, जौ जई है ना, ये सब हैं। जौ नहीं है, जौ तो C4 पौधा है। ठीक है, ऐसा है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इसमें, ठीक है, C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ा देता है। ठीक है। तो C4 का जो कार्बोक्सिलेशन है वो, CO2 का जो कार्बोक्सिलेशन है वो C4 चक्र में हो रहा है। वहाँ पर पेपकेस एंजाइम बहुत शक्तिशाली है, इसलिए ये काम होता है। ऐसा तब होता है जब पर्णमध्योतक का C4 अम्ल पुलाच्छाद में टूटकर CO2 को मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है, जिससे इसकी ऑक्सीनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। भाई रुबिस्को जो है प्रकाश श्वसन क्यों चलाएगा? जब उसको CO2 की कमी हो जाएगी। लेकिन आप उसको अलग से एक सिस्टम लगा करके CO2 सप्लाई कर रहे हो, तो फिर वो कार्बोक्सिलेशन ही करेगा और C3 साइकिल ही चलाएगा, प्रकाश श्वसन नहीं चलाएगा। इसलिए C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं चलता है। अब आप जानते हैं कि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। अब संभवतः आप समझ गए होंगे कि इन पौधों में उत्पादकता और उत्पादन दोनों क्यों अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर सकते हैं। उपयुक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप उन पौधों की तुलना कर सकते हो जिसमें C3 तथा C4 पथ होता है? आप दी गई तालिका का उपयोग कर आवश्यक सूचनाओं को भरें, जो कि हम पहले ही भर चुके हैं। ये स्लाइड में पहले ही लगा चुका हूँ। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लूँ, फिर आगे पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। ठीक है, एक तो आपका प्रकाश, उसकी क्वालिटी, ठीक है। दूसरा CO2 की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, तापमान, ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधे एवं फसली पौधों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है, जो बाह्य तथा आंतरिक दोनों हो सकते हैं। मतलब आंतरिक कारक में पौधे की जो संरचना है, क्लोरोफिल है, ये सब कारक हो सकते हैं। बाह्य कारक में प्रकाश है, तापमान है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब हो सकते हैं। पादप कारकों में संख्या, आकृति, आयु, पत्तियों का विन्यास, पर्णमध्योतक कोशिकाएं, क्लोरोप्लास्ट, आंतरिक CO2 की सांद्रता और क्लोरोफिल की मात्रा आदि हैं। यहाँ पर संख्या, आकृति क्या है पता है? ये स्टोमेटा की बात कर रहा है। स्टोमेटा कितनी है संख्या में, है ना, उनकी आकृति कैसी है, और कोशिकाएं कितनी हैं, ये सब। आयु, तो जो बहुत वृद्ध पत्तियां हैं उनमें कम हो जाती है और एकदम यंग पत्तियों में भी कम होती है, बाकी मेच्योर पत्तियों में ज़्यादा होती है। पादप अथवा आंतरिक कारक पौधे की वृद्धि तथा आनुवांशिक पूर्वानुकूलन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पौधा कैसा ग्रो किया है इस पर निर्भर करेगा। बाह्य कारक हैं सूर्य का प्रकाश, ताप, CO2 की सांद्रता तथा जल, है ना, इनसे काफ़ी प्रभावित होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कैसे कैसे प्रभावित करेंगे। पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 के यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्रायः इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। देखिए, प्रक्रिया को सीमित करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कि CO2 पर्याप्त मात्रा में है, क्लोरोफिल, जल सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन प्रकाश कम मात्रा में है। तो सभी चीज़ें ज़्यादा होते हुए प्रकाश के कम होने के कारण से प्रकाश उसका सीमाकारी
कारक हो जाता है। मतलब प्रकाश की उपस्थिति के अनुसार चलेगा प्रकाश संश्लेषण, कम या ज़्यादा। ठीक है, प्रकाश जैसे से बढ़ेगा जैसे से कम होगा वैसा। मान लो प्रकाश पूरा है लेकिन CO2 कम हो गया तो CO2 की कमी बेसी के आधार पर चलने लगेगा। मतलब सीमाकारी पदार्थ कारक, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की दर की सीमा निर्धारित करता है कि वो कितना तेज और कितना धीमे चलेगा, इसको निर्धारित करता है। उसको सीमाकारी पदार्थ कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पर। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होता है। उपानुकूलम का मतलब क्या होता है कि मतलब जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है उसके अनुसार प्रकाश संश्लेषण चलेगा। इसी को लिबिग नाम के वैज्ञानिक ने न्यूनता का नियम कहा था कि जो न्यून मात्रा में रहेगा वही प्रकाश संश्लेषण की दर को चलाएगा, कम ज़्यादा। फिर उसी को ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारक का नियम के रूप में दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सीमाकारी कारक का नियम ये ब्लैकमैन ने दिया था कि वो सीमाकारी हो जाता है या वो न्यूनता हो जाता है, उसके आधार पर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण के प्रति दर पर प्रभाव का ग्राफ। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ेगी प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी होगी। देखिए तो शुरू में प्रकाश शुरुआत होता है जब प्रकाश आना सूर्य का, तो प्रकाश के बढ़ने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर भी बहुत तेजी से बढ़ती है। आप देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते अधिकतम अवस्था में पहुंच जाती है, फिर नहीं बढ़ती है और स्टेबल हो जाती है। और अगर और बहुत ज़्यादा प्रकाश कर दोगे तो कम भी होने लगता है। ठीक है, ये भी कारण है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रकाश से गर्मी हो जाएगी, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, इसके कारण से प्रकाश संश्लेषण कम भी हो जाता है बाद में। लेकिन जैसा कि सूर्य प्रकाश है नॉर्मली उसके बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, फिर एक समय में स्टेबल हो जाता है। तो ये एक स्टेबल दर पर यहाँ पर फिर ये चलने लगेगा, तो यहाँ तक ये अधिकतम दर में पहुँच जाएगा। जब अनेक कारक किसी जैव रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव में आता है ना। मतलब क्या, सीमाकारी कारक का नियम प्रभाव में आता है। इसके अनुसार यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक द्वारा होता है जो न्यूनतम मान वाला हो। इसका आप सीधा अर्थ ये समझ सकते हैं कि 3-4 चीज़ों पे निर्भर कर रहा है प्रकाश संश्लेषण, तो जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध रहेगा उसके अनुसार चलेगा। जैसे आपके पास एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, आप साइकिल के सारे पार्ट्स को 100 पीस बना सकते हो, लेकिन मान लो आप चेन को केवल 50 पीस बना सकते हो, तो एक दिन में साइकिल आप केवल 50 पीस बना पाओगे, 100 पीस नहीं बना पाओगे। ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जिसको ब्लैकमैन ने दिया था। इसी को लिबिग ने लॉ ऑफ मिनिमम के नाम से भी दिया था। अगर उस कारक की मात्रा बदल जाए तो कारक प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है। मतलब कारक कम हो जाएगा तो कम, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति के बावजूद यदि ताप बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। इस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा जब उसे इष्टतम ताप प्रदान किया जाएगा। तो ये सभी कारकों पर निर्भर करता है। जैसे ताप है, ताप को अगर 0 डिग्री या कम कर दोगे तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो भी प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। आप चाहे लाइट कितना भी दो, है ना, CO2 कितना भी दो, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तब वहाँ पर सीमाकारी पदार्थ जो है, कारक जो है, वो हो जाएगा तापमान। ऐसा है। अब है प्रकाश। जब हम प्रकाश को, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता तथा दीप्त काल के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। गुणवत्ता का मतलब किस रंग का प्रकाश है। आपने देखा था कि लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, नीले रंग में उससे थोड़ा कम होता है, हरे रंग में सबसे कम होता है। लेकिन अगर आप श्वेत प्रकाश देते हो जिसमें सभी रंग शामिल हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। वैसी तीव्रता है तो प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ाते हो वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है एक निश्चित सीमा तक, उसके बाद बढ़नी बंद हो जाएगी। तथा दीप्त काल, दीप्त काल का मतलब है आप कितने घंटे के लिए प्रकाश देते हैं। भाई आप ज़्यादा देर तक प्रकाश देंगे तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। जैसे गर्मी का दिन है, सुबह 5 बजे दिन हो जाता है, शाम को 7 बजे तक दिन रहता है तो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। ठंड के दिनों में सुबह 7 बजे तक लेने के दिन होता है, शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है तो 4 घंटे का फर्क पड़ रहा है
तो 4 घंटों में प्रकाश संश्लेषण का फर्क तो पड़ेगा ना। यहाँ पर कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 के यौगिकीकरण की दर के बीच एक रैखिक संबंध है। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती। तो मैंने अभी आपको जो दिखाया एक चित्र, उसके बारे में बात कर रहा है। अन्य कारक सीमित हो जाते हैं, मतलब प्रकाश शुरू में तेज होते होते प्रकाश संश्लेषण भी तेज होता है, बाद में स्टेबल हो जाता है और ज़्यादा प्रकाश देने पर वो जान नहीं पड़ता। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। एक विशेष बात ध्यान दीजिए, प्रकाश संतृप्ति का मतलब है कि प्रकाश बढ़ते बढ़ते अपने 10% अवस्था तक पहुंचता है, उतने में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम तीव्र हो जाती है। उसके बाद और प्रकाश बढ़ता है सूर्य का, तो प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती है। ध्यान देंगे, मतलब सुबह 7-8 बजे तक, 8-9 बजे तक जितना प्रकाश आ पाता है, गर्मी के दिनों में 7 बजे तक, उतने में वो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण चालू हो जाता है। फिर उसके बाद और तेज प्रकाश होने पर वो दर नहीं बढ़ती है। ध्यान देंगे, छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही प्रकृति में सीमाकारी कारक हो, क्योंकि प्रकाश की कम मात्रा में भी प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त चल जाता है। इसलिए प्रकाश बहुत ज़्यादा सीमाकारी नहीं हो पाता, थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाता है तो पौधे अपना अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो ज़्यादा प्रकाश भी पौधे को नुकसान करता है, उसके क्लोरोफिल को विघटित कर देता है, इससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होने पर C3 पौधों को ज़्यादा फर्क पड़ता है, C4 पौधों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि C4 पौधे बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड होने पर भी हवा से उसको खींचने में सक्षम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बहुत ही कम है, 0.03 से 0.04%, यानी कि 350 से 400 ppm, ये ppm में लिखें तो CO2 की सांद्रता है पार्ट्स पर मिलियन में। तो C4 पौधे तो इसके घटते घटते 10 ppm हो जाने पर भी पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जबकि C3 पौधे 100 ppm उतर गया अगर, तो उसमें फिर उनका प्रकाश संश्लेषण कम होने लगता है और प्रकाश शोषण चालू हो जाता है। ये दिक्कत है। CO2 की सांद्रता में 0.05% तक वृद्धि के कारण CO2 की यौगिकीकरण दर में वृद्धि हो सकती है, लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक हो सकती है। अगर हम CO2 को 0.03 से 0.4 कर दिए, 0.4 से 0.5 कर देंगे, तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, लेकिन वो C3 पौधों में बढ़ेगी, C4 पौधों में नहीं। मतलब C3 पौधे और ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो कम कर पा रहे हैं, वो CO2 को अधिक नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन C4 पौधों में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि C4 पौधे तो बहुत कम CO2 को भी ले सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। लेकिन ज़्यादा CO2 कर देने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और पौधे के क्लोरोप्लास्ट अधिक काम करेंगे, तो वो क्षति कर भी कर सकते हैं। C3 एवं C4 पौधों में CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया होती है। निम्न प्रकाश स्थिति में दोनों में से कोई भी समूह उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च प्रकाश तीव्रता में C3 तथा C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बढ़ी हुई दर अधिक हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि C4 पौधे लगभग 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर संतृप्त हो सकते हैं, जबकि C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करता है और संतृप्ति केवल 450 माइक्रोलीटर पर लीटर के बाद ही दिखाई देती है। तो उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पौधों के लिए सीमाकारी है। मतलब हवा में अगर CO2 को और बढ़ाते हो, जितना है उससे और बढ़ाते हो, तो C3 पौधों को इससे थोड़ा फायदा हो सकता है, C4 पौधों को फायदा नहीं होगा। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, क्योंकि C3 पौधे जो हैं, ठीक है, C3 पौधों का जो रुबिस्को एंजाइम है वो कम शक्तिशाली है, तो CO2 की मात्रा को बढ़ाने पर वो अधिक CO2 ग्रहण कर पाएगा, जिसके कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप उत्पादन अधिक होगा।
और सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों जैसे टमाटर एवं बेल मिर्च में किया गया है। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि उच्च पैदावार प्राप्त हो। ठीक है, तो टमाटर है, बेल है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया आपको C3 पौधे का कि ये CO2 के अधिक मात्रा में ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, मतलब ये C3 पौधे हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको ये भी मिल गया है। अब है तापमान। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से एंजाइम पे आधारित प्रक्रिया है और एंजाइम जो है तापमान पे आधारित चीज़ है। तो एंजाइम अगर बहुत कम तापक्रम है तो काम नहीं करेंगे, 0 डिग्री पे काम नहीं करेंगे, और बहुत अधिक तापक्रम हो जाने पर भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मध्यम तापक्रम पे 35-40 डिग्री तक ये बढ़िया काम करते हैं। और 0 से जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हो तो हर 10 डिग्री बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। जैसे 0 से 10 करोगे तो डबल तिबल हो जाएगा, 10 से 20 करोगे तो और डबल तिबल हो जाएगा, 20 से 30 में और, 30 से 35 में और, 40 तक थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कम होना चालू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो C3 पौधे हैं वो थोड़े कम तापमान को पसंद करते हैं, C4 पौधे थोड़े ज़्यादा तापमान को पसंद करते हैं। C3 पौधे 20-25 डिग्री तक बढ़िया काम करते हैं, 30 डिग्री तक बढ़िया काम करेंगे, उनको ठंडक ज़्यादा पसंद आता है। जबकि C4 पौधे जो है गर्म एरिया के लिए अडॉप्टेड हैं, तो वो 45-50 डिग्री, 55-60 डिग्री तक भी काम कर पाते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइम्स पर निर्भर करती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधे के लिए इष्टतम ताप कम होता है। यही मैंने आपको बताया। विभिन्न पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूलित आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधे यानी कि जो गर्मी में होते हैं के लिए इष्टतम तापमान उच्च होता है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधे यानी टेम्परेट, जिसमें ठंडक होती है, अपेक्षाकृत कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो C3 पौधे समशीतोष्ण के लिए, थोड़ा सा ठंडक एरिया के लिए, टेम्परेट एरिया के लिए, और C4 पौधे थोड़ा गर्म एरिया के लिए यानी कि उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए, ट्रॉपिकल के लिए एडॉप्टेड होते हैं। जल एक महत्वपूर्ण भाग है, कारक है जो प्रकाश संश्लेषण में सीधे सीधे प्रयोग आता है। तो जल की मात्रा अत्यधिक कम हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। C3 पौधे को ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो CO2 को ग्रहण करता है तो एक CO2 को ग्रहण करने में वो करीब 500 से 1000 अणु पानी के छोड़ देता है। एक अणु CO2 को लेने के लिए 500 से 1000 अणु जल के छोड़ देता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जबकि C4 पौधे कम छोड़ता है, वो करीब 250, 300, 200 के आसपास छोड़ता है। और जो मरुस्थलीय एकदम पौधे हैं वो तो केवल 50 अणु छोड़ते हैं। मतलब CO2 को ग्रहण करने के लिए कितना जल छोड़ना पड़ेगा, इसके आधार पर उनको जल की उपलब्धता चाहिए। इसलिए C3 पौधों को और ज़्यादा जल चाहिए, इसलिए वो सूखे एरिया में ग्रो नहीं कर पाएंगे। यद्यपि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक है, तथापि कारक के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, न कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पे। क्योंकि अगर जल कम हो गया तो पौधे की और भी बहुत सारी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। पौधा मर भी सकता है, वो अगर मुरझा जाता है, विल्टिंग हो जाता है, तो पौधा मर भी सकता है। और दूसरा, पौधे की वृद्धि वगैरह भी कम हो जाती है जल की कमी से। अतः CO2 की उपलब्धता जल तनाव रंध्र को बंद कर देता है, अतः CO2 की उपलब्धता घट जाती है। जल तनाव का मतलब है पौधे में जल की मात्रा की कमी। पौधे में अगर जल कम हो जाता है तो उसको बचाने के लिए वो स्टोमेटा बंद कर देता है, और स्टोमेटा बंद कर देगा तो CO2 कहाँ से लेगा, तो CO2 की कमी हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। इसके साथ ही जल तनाव से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे पत्ती का क्षेत्रफल कम हो जाता है, और इसके साथ ही उपापचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण भी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले यहाँ पर बहुत सारे कारक हैं। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।